जो विषय आज का पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इससे पहले हम ब्रह्मांड पढ़े, सौरमंडल पढ़े, अक्षांश देशांतर पढ़े और आज हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। वो बेसिक सी बातें जो हम देखते आए, प्रक्रमण और परिभ्रमण, हम हर टॉपिक पे चर्चा करते आए पृथ्वी की, जिसमें मैंने कहा 365 दिन 6 घंटे एक वर्ष होती है साधारण, जिसमें 6-6 घंटे हम 4 साल तक जोड़ते रहते हैं तो एक दिन और बढ़ जाता है, उसका नाम हो जाता है नक्षत्र वर्ष या फिर लीप वर्ष। ठीक है, उसके बाद में ध्रुवीय चित्रों में 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं, ये हम पहले देखते आए थे। हम बात इस पृथ्वी की कर रहे हैं, ये आपका मान लो एक गोला है। मैंने पहले ही बताया पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल का मतलब है पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा इस टाइप का है, इस टाइप की है। हमें दूर से देखने पर कैसी लगती है, ये गोल दिखती है। अब इसको हमने एक औसतन मान लिया गया है, जैसे यह गड्ढा है या फिर उथला है तो इसको गड्ढे को अंदर को बाहर करते हुए हमने इसको क्या कर दिया है, औसतन गोला मान लिया गया है। अब बात सवाल ये आता है, अगर गोला मान लिया है तो हमें सर दूर से दिखने पर सैटेलाइट से ये गोल दिखती क्यों है? तो ऐसे ही दिखती है जैसे आपको गिरारी या बेरिंग आपने देखा होगा, इस टाइप का, इस टाइप का। उस पर जैसे मान लो साइकिल का फ्लाई व्हील है, तो इस टाइप का होता है, उसमें दांते होते हैं। लेकिन जब हम इसे दूर से देखते हैं तो ये इसके ये दांते क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, दिखते ही नहीं। तो छोटी मोटी जो कज है इस पृथ्वी में वो हमको दूर से नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे पूरी तरह से गोल नहीं कहेंगे, लेकिन औसतन इसे गोल ही माना जाएगा। ठीक है, अब इस पृथ्वी के हम अंदर की बात करें, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। आपको लगता है कि पृथ्वी मतलब नीचे कैसी होगी, इस पर बहुत सारी मतगणना रही कि पृथ्वी का छोक है, लोगों को लगता है ये पानी इधर से इधर को आदमी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के चारों तरफ घुमाइए आप, कहीं भी आपको छोक नहीं मिलेगा, लौट के वहीं आ जाओगे। एक और थ्योरी है, इसमें कहा जाता है अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो उसका पानी क्यों नहीं गिरता। तो समस्या ये है कि पृथ्वी पर जो पानी फिर क्यों नहीं फैल रहा है। मान लो ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के नीचे वाला जो पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, इसकी भी एक विश्लेषण है। इसे माना जाता है ग्रेविटी। पृथ्वी ग्रेविटी कार्ड जो इसके जल है या कुछ भी और इधर उधर चीजों को भी अपनी तरफ खींचे हुए हैं, इसीलिए पानी नहीं फैल रहा है। मतलब चारों तरफ पानी है, चारों तरफ भूमि है। मैं आज बात करने वाला हूं पृथ्वी के अंदर की बात, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, आंतरिक संरचना के कुछ स्रोत थे, भूवैज्ञानिकों ने दो आधारों पर देखा, एक प्राकृतिक एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक में भी दो थे और अप्राकृतिक में भी 3 थे। प्राकृतिक में उन्होंने देखा कि पृथ्वी की गहराई कितनी हो सकती है, अंदर पृथ्वी है कैसी। हम मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पानी है, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है अगर जो पानी है तो फिर ज्वालामुखी कहां से निकली, है ना, नीचे से लावा कैसे निकलता है, तो आग कैसे आई। तो ये तो सिद्ध हुआ कि पृथ्वी के बहुत गहरा पानी नहीं है, पृथ्वी के अंदर उतना ही पानी है जो जल भराव के कारण जो नीचे चला गया है। मतलब जैसे मान लो ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो 500 फुट, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद पानी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और वैज्ञानिकों का मानना ज्यादा से ज्यादा 500 फुट ही है। 500 फीट मतलब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो आपका पानी है वो कुओं की फॉर्म में, जगह जगह कुओं की फॉर्म में, कहीं गहरा पानी है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है। अब इसमें क्या हुआ है, अब पूरी तरह से ऐसे होता जल पूरी तरह से तो ये धरती ही गिर जाती नीचे, पानी अपने आप ट्यूबवेल से निकलता होता है कि नहीं, दबाव के कारण ऐसा होता भी पर्वतों में। लेकिन पृथ्वी के नीचे ऐसे कुओं की फॉर्म में पानी है, जगह जगह कुओं की फॉर्म में। किसी ने बोरिंग किया 50 फुट पर मिल गया, किसी को 30 फुट पर मिल गया, किसी को 250 फुट पर मिल रहा है, कहीं किसी को 350 फुट पर मिल रहा है। लेकिन समस्या क्या आई, अभी शहरों में चल रही है सूखा की, मतलब धरती के अंदर पानी नहीं है। उनका भी एक मानना है कि जैसे मान लो ऊपर ये शहर बसा हुआ है, ये शहर था, अब शहर के नीचे शहर पूरा पक्का है, नीचे पानी पहले था, यहाँ तक मान लो 40 फुट तक था, ये कुआं था। अब कुएं में क्या हुआ, उन्होंने सुविधाओं के अनुसार, शहरों से पहले सुविधाएं आई, सुविधाओं से उन्होंने पानी को खींच खींच कर ये कर दिया खाली, ये हो गया खाली, वाटर लेवल नीचे पहुंच गई। लेकिन जो बारिश हुई, जो पानी जाना था हर बार अपनी प्रक्रिया के हिसाब से, हर बार नीचे जमीन में पानी जाना था, वो सारा का सारा पानी उन्होंने निकाल लिया। लेकिन जाने के बजाय क्या हुआ, छत पर आई बारिश, वहां पर आई नालियों में, नाली से बड़ी नालियों में, बड़ी नालियों सीधी नहर तालाबों से होते हुए कहाँ निकल गई,
समुद्र में निकल गई, तो जो पानी अंदर जाना था वो नहीं जा पाया, इसीलिए शहरों में आज सूखा के हालात है, तो जमीन में पानी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसीलिए सरकार भी अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, जगह जगह तालाब, कुआं, पोखरे खुदवा रही है, ताकि जितना हो सके उतना रिजर्व हो सके पानी, क्योंकि करोड़ों वर्षों में जो पानी रिजर्व हुआ है वो हमने चंद वर्षों में यानी 50 सालों में निकाल कर ऊपर को फेंक दिया है। यह भी बात सही है कि पानी कभी भी कम नहीं हो सकता, धरती पर पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप या उसका स्थान बदल सकता है। मान लो ये 4 जगह है, A, B, C और D, है ना, उल्टा लिख दिया, तो यहाँ का पानी मान लो तुमने निकाल के ऊपर फेंक दिया, वर्षा हुई या फिर वर्षा कम हुई तो पानी अंदर पूरा नहीं जा पाया, है ना, तो यहाँ का पानी बहकर कहीं और चला गया। यहाँ पर अच्छी वर्षा हुई, उसके बाद यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया, मतलब यहाँ का खत्म हो गया यहाँ बढ़ गया, कभी यहाँ का खत्म हुआ यहाँ बढ़ गया, तो ये पानी चलता रहता है और जाते यार समुद्र लेवल बढ़ गया, नीचे से पानी निकल कर बाहर पहुंच गया। तो कुल मिला के ये है कि पानी आप समर से या फिर किसी से चलाते हैं, प्लीज कम चलाएं, क्योंकि पानी लिमिटेशन है नीचे, ऊपर तो बहुत आप पी नहीं पाओगे। बताते हैं कि 100% का सिर्फ 1% पानी बस पीने लायक है, मीठा पानी जिसे बोलते हैं, बाद बाकी समुद्र में तो आप पी नहीं सकते, नमकीन पानी है। जो पीने का पानी 1% है, जिससे हम सिंचाई भी करते हैं, पीते भी हैं और बहुत सारे काम है, तो उसको बचाए रखें, सेव वाटर। अब जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ दें, किसानों के लिए छोड़ दें, क्योंकि किसान अगर जो पानी लगाता भी है तो वो कच्ची जमीन पर लगा रहा है और वो जमीन फिर से बारिश में सूख जाएगी जमीन पानी को, तो उससे ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खास फर्क शहरों में पड़ता है, जहाँ पर पक्की जमीनें हैं, पक्की सड़कें हैं, पक्के घर हैं, तो पानी वहाँ पर नीचे जाता नहीं। ऊपर जहाँ कच्चा है वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक इतनी है कि पहले से पानी को वो रोके रखे हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से शहर वाले तो विशेषकर ध्यान दें, वो पानी बहुत कम जमीन से निकालें, जरूरत का निकालें। नहीं मालूम पड़े कि आप पानी चल रहा है तो मंजन करके फैले हो, पानी चल ही रहा है, वो पानी किसी और का खा रहे हो। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत से बताया कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक पानी नहीं, लेकिन नीचे ज्वालामुखी है, इसका मतलब है पृथ्वी के अंदर कुछ है। पृथ्वी भर बार तो हमने देख लिया चारों तरफ पानी है और पृथ्वी घूम भी रही है, पानी फैलता ही नहीं है, नहीं फैलेगा क्यों, पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही, 37 डिग्री झुकी हुई है, तो पानी को घूमना चाहिए। लेकिन ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, पानी तो छोड़ो, आप किसी को भी फेंक दो ऊपर वो नीचे ही आएगा, अपनी हद तक फेंकोगे तो, ज्यादा ऊपर फेंक दो तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर है, तो फिर तो वो अंतरिक्ष में है। ठीक है, अब प्राकृतिक स्रोत से 2 में आ जाओ, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी से मालूम पड़ा कि लावा आ रहा है नीचे से, मतलब कुछ है मामला गर्म, और भूकंप से ये मालूम पड़ा गहराई कितनी है, क्योंकि तरंगें आती हैं, तरंग कितनी दूर से आई है उससे मालूम पड़ा कितनी गहराई और है अंदर, है ना। अब आ जाओ प्राकृतिक स्रोत में, जैसे डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीनों क्रियाएं वो हैं, ऐसा माना जाता है जहां घनत्व ज्यादा होता है वहां दाब बनता है, जहां दाब ज्यादा होता है वहां पर टेम्परेचर बनता है ना। जैसे मान लो एक इंजन है और इंजन में जैसे होता है ना, पिस्टन ऊपर हो जाती, तो पहले हवा खींची, हवा को फिर से दबाया, प्रेशर किया, और प्रेशर में क्या दबाव उसमें इंजेक्ट कर देता है ऑयल, तो उसमें आग ब्लास्ट होता है, फिर चलता है। ऐसे ही मान लो दबाव जैसे बनता है वहां पर क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। नहीं मानो तो आप ऐसा करना, थोड़ा सा दबा के देखना, दबाव बनेगा तो गर्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, डायनेस्टी की बात बता दूं तो डायनेस्टी कम और ज्यादा के 2 एग्जांपल हैं, एक कार्टून में रुई रख दो और एक में कंचे की बॉलें हैं यानी लोहे की, तो देखो भरे तो डब्बे का आकार बराबर है लेकिन वजन किसमें ज्यादा है, इसमें। डायनेस्टी का मतलब होता है जैसे आपकी ये उंगलियां हैं, यहाँ पर घनत्व कैसा है, घनत्व कम है, डायनेस्टी कम है। अब घनत्व ज्यादा हो गया और अंदर कर सकता हूं तो घनत्व और ज्यादा हो जाएगा, है ना, यानी घनत्व ज्यादा है मतलब घना ज्यादा है ना, उसे बोलते हैं डेंसिटी। चलो अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी हर 32 मीटर जितनी खुदाई करोगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये मत कह देना कि सर इसीलिए पानी गर्म निकलता है सर्दियों में, वो सर्दी का मतलब ऐसा नहीं है। सर्दियों में पानी निकलने का एक कारण है, जैसे मान लो ये भूमि है, ऊपर मानव जीवन के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री और पानी का यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो 37 डिग्री, मान ही लो अभी ऐसे पानी का है 32, ठीक है, और ऊपर है 37, पानी का 32 ही रहना है। ऊपर मानव 37 पर जी रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हो जाए अभी 20, तो मानव को कितनी टेम्परेचर कम हो गया मानव से 17,
डिग्री कम हो गया तो मानव को उतनी 70 डिग्री पूर्ति करने के लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी कि सर्दी बढ़ गई। नीचे कितना पानी था गर्मियों में 32, ऊपर इसको निकालोगे यहाँ कितना मिल रहा है इसे 20, तो कितना ज्यादा है 12, तो धुआं देगा ही, है ना, गर्म है। गर्मियों में क्या होता है यहाँ पहुंच गया 45, लेकिन नीचे कितना है 32। जितनी गर्मी ऊपर ज्यादा उतना ठंडक महसूस होगी किसको 37 वाले को, 37 से 45 ज्यादा है और 32 से तो बहुत ज्यादा है, इसलिए गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में ये गर्म महसूस होता है, क्योंकि जल का नीचे मान बराबर रहता है, समताप रहता है। 32 मीटर अंदर जाने पर हमको 1 डिग्री सेल्सियस कम यानी टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। ऐसे जितना ज्यादा नीचे जाओगे उतना गर्म होता जाएगा। एक दिन वहां जाओगे जहां पर ज्वालामुखी बनती है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने ज्यादातर 3 भागों में बांटा है, 3 परतों में, जिसका सबसे ऊपर वाला था भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा मेंटल था मध्य, और तीसरा था कोर जिसमें हम इंटरनल बोलते हैं, यहाँ से ज्वालामुखी बनती हैं, यानी धातु कोर बोल देते हैं या फिर धातु यहाँ से आती है उससे बोल देते हैं। एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक ने इसको एक अंडे का आयतन दिया, एक अंडे का नाम दिया कि अंडे के जैसा है पृथ्वी का स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि जो आपकी भूपर्पटी है तो अंडे के छिलके जैसी है, जो मेंटल वाला बीच वाला भाग है वो अंडे के जर्दी जैसा है, जो बीच वाला भाग होता है सफेद वाला उस जैसा है, और जो अंदर जर्दी है जो क्या बोलते हैं इसे अंदर पीला वाला भाग, ये आपका कोर जैसा है जिसमें लावा भरा पड़ा है बहुत ज्यादा में। तो उन्होंने ऐसे दिया कि पृथ्वी का 5% से भूपर्पटी है और उसके बाद में बचा कुचा जो है उन्होंने परसेंटेज भी निकाली थी 0.5 भूपर्पटी, 83% भाग मेंटल है और बाद बाकी 16% वो कोर को बताते हैं। ठीक है, अगर बात करें पहली परत की जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट में भावताप किसकी ज्यादा है ये जाने तो सबसे ज्यादा क्रस्ट यानी भूपर्पटी पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, इसलिए इसका नाम दे दिया सियाल। जो दूसरा था सियाल, जिसकी अगर जो मोटाई की बात करें इसकी इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर, ये भी इंपॉर्टेंट रखें, इसका नाम है लिथोस्फीयर कहा जाता है, और इस परत का घनत्व है 2.75 से लेके 2.90 तक। ठीक है, अब ये आप लिखते जाएं और जब भी आपको लिखना होता है तो इसको फ्यूज कर लिया करें, वीडियो को फ्यूज कर लिया करें। इस पहले वाले परत को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसका घनत्व होता है 2.75 से 2.90 तक। मैं घनत्व पहले बता दिया, जैसे हम इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं यानी ठोसपन। ठीक है, क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने सियाल। पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं है, ये बीच वाला मेंटल है। इसकी मोटाई में बता दिया 85% था। सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसे का नाम दिया गया इंग्लिश में पायरोस्फीयर। पहले वाले को क्या था, पहले वाले को लिथोस्फीयर, दूसरे को पायरोस्फीयर। पृथ्वी के केंद्र इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है और इसमें पृथ्वी के आयतन का 83% हिस्सा ये अपने पास रखता है और इसका द्रव्यमान का भाग 67% है। द्रव्यमान मतलब यहाँ पर आयतन। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सीमा। 2.9 से लेके 3.75 तक इसकी डेंसिटी यानी घनत्व है, 4.75 तक इसका घनत्व है। अगला आता है कोर यानी कि कोर अंतरिम बीच वाला भाग। अब मैं इसको मैं बताऊं, अब ये तो मैंने ऐसे मान लो तरबूज से किच निकालते हैं ना, किच ऐसे, तो मैंने ऐसे निकाल दिया है इसको। अब इसको मैं पूरा गोला करूंगा ऐसे, और ये वाला इतना हो गया गोला, ये वाला इतना गोला हो गया और ये वाला इतना गोल हो गया। ये मैं पृथ्वी बना रहा हूं, ये बन गई आपकी पृथ्वी, ऐसे गोल होगी पूरी। चलो मैं यहां बना दूं, मैंने इस टाइप का बताया, पहला भूपर्पटी, मेंटल और ये कोर। अब मैं इसे ऐसे बनाऊं, ये हो गई पृथ्वी गोल। अंदर वाला जो भाग था अंदर वो होता है कोर, जिसमें ज्वालामुखी धड़क रही है। इसका नाम दिया गया, अबे हट जा भाई, इसका नाम क्या दिया गया निफे। सियाल, सीमा, निफे, निकेल प्लस फ्यूरन यानी लोहा, ये बना हुआ है निफे यानी निकेल और फ्यूरन। इसीलिए जहां पर भी ज्वालामुखी के पर्वत होते हैं वहां पर लोहा निकलता है, क्योंकि लोहा कहां से आया, हमारे क्रोड से आया है, नीचे से आया है। ठीक है, इससे बोलते हैं बेरिस्फीयर। सबसे ऊपर वाले को लिथोस्फीयर, बीच वाले को पायरोस्फीयर और इसे बेरिस्फीयर। इसका परत का घनत्व 11 से 13 तक यानी डेंसिटी यहाँ पर बहुत सी
ज्यादा है, निकल लोहे की ज्यादा मात्रा है। ठीक है, अब हमने ये तीनों परतें पढ़ ली, पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ लिया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ सॉरी, कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड रहती हैं। कार्ड क्या है, मैं लाइव भी दूं, लेकिन लाइव के लिए मेरे पास समस्या ये है कि मैं ध्यान पूरा पूरा पे कमेंट पे रहेगा, ऐसा मानता हूँ, और मैं फुल फोकस के साथ पढ़ाता हूँ। कोई भी कमी अगर मुझसे रह जाती है तो पीछे लिखा हुआ रहता है, और जो नहीं लिखा हुआ है वो मैं बता ही देता हूँ। तो डाउट तो नहीं रहने का है बिल्कुल भी। जो कुछ भी रह भी जाएगा तो पीछे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सबका सब क्लियर हो जाए। ठीक है, स्याल, सीमा और निफे, स्याल, सीमा और निफे, स्याल, सीमा और निफे ऐसे याद रखेंगे। ऊपर क्रोड, ऊपर सबसे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड हो गए पृथ्वी के आंतरिक संरचना बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जाने हम सबसे पहले घनत्व के आधार पर पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक जानकारी मिलती है। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है ताकि ये मालूम पड़े कि पृथ्वी की जहाँ पर फोकस है, जहाँ से ये भूकंप आया है वो कितना गहरा है, तरंगों में बता देती हैं, तो उससे मालूम पड़ जाता है अंदर पृथ्वी कितनी और गहरी है। पृथ्वी को किसी ने अंदर तक नहीं माप पाया है। भूकंप तरंगों के अध्ययन से कुछ अनुमान लगाए गए। मान लो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ से भूकंप चला, यहाँ से ये विस्फोट हुआ, अब चारों तरफ बगेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर तरफ जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये फूटा ऐसे बोलेंगे फोकस यानी भूकंप केंद्र यानी मूल केंद्र। उसके बाद जो यहाँ पर हमको दिखा उसे बोलेंगे एपी सेंटर, और उसके बाद में जो इधर से उधर भाग रही हैं ये वाली, इन्हें बोलेंगे भूकंप तरंगे, और जो दरार पड़ती है उस दरार को बोल लेंगे हम फॉल्ट। क्या बोलते हैं, फॉल्ट। तो इस प्रकार इसे हम बोलते हैं भूकंप। भूकंप का स्ट्रक्चर सबसे पहली तो ये यहाँ पर मालूम पड़ता है, सिस्मोग्राफ यहाँ पर नापता है, उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। जहाँ से आता है उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र यानी फोकस यानी मूल केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये कितनी दूरी से आया है। हालांकि भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी और ये सब चैप्टर में अलग बनाए हैं। आज का सिर्फ विषय क्या था, भौतिक पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे बताना है ना। हर टॉपिक अलग है, हर सब्जेक्ट वो हर चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज ये ज्योग्राफी आपकी पढ़ाई जा रही है। अब मैं वायुमंडल का भी मेरा चैप्टर अलग ही है, लेकिन वायुमंडल से आज मैं कुछ कहते ना कि खाद चार पाई बुरी आती है तो छोक डाल देता हूँ आज। ठीक है, उस छोक में वायुमंडल का मैं कुछ जानकारी दे दूं। 5 भाग है हमारे वायुमंडल के, क्षोभ, समता, मध्य तापमान और वायुमंडल। इन इंग्लिश में भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्षोभ मंडल, समताप और इनकी बात करें, सबसे पहले वायुमंडल है क्या, जिसमें वायु है वो वायुमंडल है। लेकिन हमारे वायुमंडल में यानी कि क्या क्या मिलता है क्षोभ मंडल में, वो भी जानेंगे। पहले ये जानो वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, यानी एयर का अध्ययन एरोलॉजी, और निचली परत को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन यानी क्षोभमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाता है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.9% पाई जाती है। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से देखें तो 5 परतों में बांटा गया है। बांटा कैसे गया है, सबसे नीचे क्षोभमंडल, फिर समताप, फिर मध्य, आयन और बाह्य मंडल यानी ब्रह्मा को प्राप्त है वो बाह्य मंडल है। चलो सबसे पहले डिड यू नो, आप जानते हैं ये आकाश पिंड में जो आपको उड़ते हुए तारे दिखते हैं जिसे हम उल्का बोलते हैं और टूटते हुए तारे हैं, ये घटना क्या होती है ये अगले वाले चैप्टर में होगी। फिलहाल हम जानकारी जान लें, थोड़ी सी दे दूं आपको। क्षोभमंडल में जो बिजली तड़कना, बादलों का बनना और ये मौसम घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभमंडल में, जो हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा ही ऊपर है ना। उसके बाद जो समताप मंडल है इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, इसीलिए जो एरोप्लेन या जो भी जेट है वो सबसे ज्यादा उचित उड़ान भरते हैं तो समताप मंडल पे। समताप मंडल को निकलते ही आपको समताप मंडल में ही ओजोन परत मिल जाएगी, और ओजोन परत के बाद जो पड़ता है उसे हम मध्य मंडल बोलते हैं, और मध्य मंडल के बाद सेमहन और उसके बाद बाह्य मंडल। हालांकि ये टॉपिक हमारा अगला होने वाला है, इसके बाद क्षोभमंडल और इनके सबकी जानकारी अगली क्लास में होगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया
इसकी ऊपरी पर जिसमें यह प्रघटना होती है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। क्षोमंडल की ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक है। इसमें घटनाएं बादल, आंधी और वर्षा होना, ये घटनाएं होती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्षोमंडल 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे थे तो 1 डिग्री बढ़ रहा था 32 मीटर पर, लेकिन अब हम ऊपर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना डिग्री कम हो जाता है, 1 डिग्री। इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यह है जो रिफ्लेक्शन ऊपर से आता है, वो रिफ्लेक्शन जितना ऊपर जाता है वो किरणें उतनी ठंडी होती जाती हैं। बायोन जब नीचे उतरते हैं तो जमे हुए उतरते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको अगले चैप्टर में दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लगा लें जो इससे बनते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। लेकिन जो अगला टॉपिक हमने चुना है वो रहेगा आपका वायुमंडल। अब होता है हमारा टेस्ट। टेस्ट में देखें कितने सक्सेस होते हैं आप। आपका टेस्ट ले लिया जाए। हाँ, बाद बाकी क्वेश्चन में आपके अगली क्लास में लगाऊंगा, दोनों क्लास के लगा दूंगा, वायुमंडल के भी लगा दूंगा और आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भी लगा दूंगा। ठीक है, तो बने रहें आप हमारे क्लास के साथ। और अगली जो क्लास होने वाली है वो वायुमंडल है और उसमें इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जितने भी क्वेश्चन है वो उसमें लगा दिए जाएंगे जो अब तक बने हैं या बनने की प्रबल संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले दिन। धन्यवाद।